भारत माता की जय। सो लेट्स बिगिन व्हाट वी स्टार्टेड। तो हम लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्ट किया था एंड एज वी आर अवेयर कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है बेसिकली हमने बहुत से टॉपिक डिस्कस किए हैं। तो फर्स्टली मैं अनएम्प्लॉयमेंट में बेसिक टर्म्स पढ़ी थी हम लोगों ने। वर्कर्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ द लेबर सप्लाई, व्हाट इज़ द वर्क फोर्स, व्हाट इज़ द लेबर फोर्स, पार्टिसिपेशन रेट क्या है। तो पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है बेटा, आपका जो वर्क फोर्स है डिवाइड बाय पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो ये पार्टिसिपेशन रेट है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या हो गई, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो अनएम्प्लॉयड है अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। ओके, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया। नाउ मूविंग अहेड कि हमने साइज या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स देखा, हमने ग्रोथ देखा। ओके, कि जो डिफरेंट एरियाज में अर्बन और रूरल इकोनॉमी में इतने गैप हैं, उनके कॉजेज जानने की प्रॉब्लम क्या है समझने की कोशिश करी। नाउ व्हाट द टॉपिक्स आर ऑफ टुडे इज, तो बेटा फर्स्ट हमने लास्ट का जो है वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे एंड द वेरी फर्स्ट वाज कैजुअलाइजेशन एंड द इनफॉर्मलाइजेशन। तो मैंने आपको बताया बेटा कि इनफॉर्मलाइजेशन क्या है, जब फॉर्मल सेक्टर की ग्रोथ रुक जाए या पीपल जहां पे एम्प्लॉयमेंट है वो फॉर्मल सेक्टर से होने की बजाय कहां पे होने लग जाए, इनफॉर्मल सेक्टर में। तो बेटा एम्प्लॉयमेंट दो तरह का होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या होता है, जब भी कोई कंपनीज इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अगर इंस्टीट्यूशन है जहां पे 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो बेसिकली उनको रजिस्टर होना पड़ता है, गवर्नमेंट के लॉज और रूल्स के अकॉर्डिंग उनको वर्क करना पड़ता है। मतलब उनको सारे बेनिफिट्स और जो मिनिमम लाइक गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं। ओके, तो सोशल एडवांटेजेस, पर्क, इंश्योरेंस, मेडिकल लीव्स और जो पेड लीव्स होती है वो देनी होती है। तो वो बेसिकली बेटा किस में है, ये सारे एडवांटेज मिलते हैं फॉर्मल सेक्टर के एम्प्लॉइज को। तो इनफॉर्मल सेक्टर के जितने भी लोग हैं, दे आर द पीपल फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर। नाउ व्हेन ऑल दीज पीपल बिलोंग्स टू द इनफॉर्मल सेक्टर, तो इनको ये जितने भी एडवांटेजेस जिनकी हमने बात करी थी वो नहीं मिलते। तो इनफॉर्मलाइजेशन क्या है, ये जो इनफॉर्मल सेक्टर का बढ़ना है, ग्रोथ ऑफ दिस इनफॉर्मल सेक्टर, दैट इज द इनफॉर्मलाइजेशन। ओके, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली इनको अगर इनफॉर्मलाइजेशन होगा तो फॉर्मल सेक्टर के बेनिफिट इनको नहीं देने पड़ेंगे, ऑब्वियस है। तो कहीं ना कहीं मेरा कॉस्ट जो है वो बहुत हद तक क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। ओके, और हमने बात करी थी कि बेटा कैजुअलाइजेशन, इनफॉर्मलाइजेशन की वजह से कैजुअलाइजेशन बढ़ रहा है। तो कैजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि वही हायरिंग ऑफ द कैजुअल लेबर, राइट, और दैट इज द पार्ट ऑफ इनफॉर्मलाइजेशन एज वेल। कि इनफॉर्मलाइजेशन को कैजुअलाइजेशन होता क्या है कि हम लोग कैजुअल लेबर को हायर कर लेते हैं प्रोजेक्ट बेसिस पे, उनको पे करते हैं, तो उनको वो सारे एडवांटेजेस नहीं मिल पाते। तो बेटा एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात हो गई, कैजुअलाइजेशन और इनके कॉजेस पढ़ लिए, इनफॉर्मलाइजेशन पढ़ लिया कि इनफॉर्मलाइजेशन क्या होता है और कैजुअलाइजेशन क्या होता है, ये पढ़ लिया। नाउ द थिंग इज कि इंडिया में हमने ये प्रॉब्लम समझ ली कि लेबर दो टाइप का होता है। नाउ द व्हाट वी हैव टू मूव अहेड इज, बेटा नेक्स्ट आपका पर्टिकुलर टॉपिक की बात करें तो ऑब्वियसली कि अभी हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करने के बाद वी विल डिस्कस कि आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेस क्या क्या है। तो अनएम्प्लॉयमेंट की कॉजेज से पहले अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है आपको पता है, बेरोजगारी, राइट। अगर पीपल हु आर विलिंग टू वर्क दे आर नॉट गेटिंग द वर्क, दैट इज द अनएम्प्लॉयमेंट। तो होता तो बहुत सी तरह का, स्ट्रक्चरल, साइक्लिकल है ना, बिजनेस, सीजनल, डिस्गाइज्ड, ओपन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, तो बहुत सी टाइप का है। बट इंडिया में स्पेसिफिकली या फिर मेजर जो चंक है अनएम्प्लॉयमेंट का वो ये दो तरह का है। कौन कौन सा, द फर्स्ट वन इज डिस्गाइज, बोले तो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट छुपा हुआ होता है कमल के पीछे। व्हाट डू मीन बाय दिस इज कि जब हम लोग हिडन अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, हिडन का मतलब बेटा कि ये देखने को नहीं मिलता है, दिस इज हिडन समवेयर। तो कैसे पता पड़ेगा कि हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है, तो बेटा डिस्गाइज्ड या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है जब एक्चुअल में जितने वर्कर्स या एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट है ना, वर्कर की या एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है, उससे ज्यादा लोग भरे पड़े हैं। मीन टू से इज मोर पीपल आर देयर टू वर्क और एक्चुअली वर्किंग देन द रिक्वायर्ड। समझना है, तो इससे होगा क्या कि एक्चुअली इमेजिन करो एक फार्म फील्ड है, मेजर इसके एग्जांपल्स यानी सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है बिजनेस हाउसेज में, और दूसरा एग्रीकल्चरल या एग्रीकल्चर फार्मलैंड्स में। तो फार्मर्स जहाँ होते हैं, फैमिली होती है जहाँ पे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है, तो वो अपने लोगों को वहीं पे रखते हैं, कहाँ पे, अपने पास ही रखते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है बेटा कि ये जो लाइक यू नो वो
अपने फैमिली मेम्बर को बाहर नहीं जाने देते हैं, तो ऑब्वियसली अगर फैमिली में मम्मी पापा वर्क कर रहे थे तो नाउ दे विश कि उनके बच्चे उन्हीं के साथ रहें। एंड सपोज इफ दे हैव 2 सन एंड 1 डॉटर, तो डॉटर का तो ब्याह होके चली जाएगी, है ना, वो तो पराए घर जाएगी। बट दीज 2 पीपल, 2 men हु आर लिविंग हियर, तो ये बड़े हो चुके हैं, राइट। आफ्टर एजुकेशन व्हाट दे विल बी वर्किंग, एग्रीकल्चर में वर्क करेंगे। तो अगर पढ़े लिखे हैं ऑब्वियसली कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी जनरेट करेंगे, वैल्यू एडिशन करेंगे। मगर उनमें से 2 में से अगर कोई एक भी अगर लेजी हो जाते हैं, इफ दे डू नॉट वर्क, तो इमेजिन करो अगर पापा लोग, उनके जो मम्मी पापा थे, दोनों मिलकर अगर 2 लाख की प्रोडक्टिविटी पहले जनरेट कर रहे थे और अब भी प्रोडक्टिविटी ओवरऑल 2 लाख की ही हो रही है, ओके, तो क्या कहीं वैल्यू एडिशन हुआ कि इन 2 जो बच्चे पढ़ के आए इनके वहां आने से कोई ज्यादा वैल्यू एडिशन हुआ क्या? प्रोडक्टिविटी ऐड, या चलो इमेजिन कर लेंगे दोनों एड ऑन भी कर रहे हैं, ओके, दोनों ने डेयरी बिजनेस स्टार्ट कर लिया, उससे 1 लाख की एडिशनल इनकम जनरेट कर रहे हैं, ओके, मतलब 3 लाख की प्रोडक्टिविटी। तो ओवरऑल अगर ये लोग यहाँ पे नहीं आते, कहीं और पढ़ने के बाद जॉब लेते हैं, तो एटलीस्ट 3 to 4 लाख पर पर्सन एडिशनली अर्न कर रहा होता, राइट। तो वो इनकम जनरेट नहीं हो रही, तो इसको कहते हैं बेटा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, यानी इनके होने की वजह से प्रोडक्टिविटी में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। इन दोनों को वापस अगर हॉलीडे पे भेज दिया जाए, है ना, कि तुम जाओ और घूम के आओ, कहाँ ये तुम देख लो अपना अपना, राइट। बट अगर इन दोनों को वापस भेज भी दिया जाए तब भी प्रोडक्टिविटी पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ओके। तो प्रोडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए इसको क्या कहते हैं बेटा हिडन। सिमिलरली हम लोग जो शॉप्स होती है वहां पर देखते हैं कि फैमिली के अगर 3 से 4 लोग हैं तब भी वही है। बिलवाड़ा में तो ये काफी देखने को मिलता है, राइट, कि जो बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, ओके, बिजनेस हाउसेज हैं, तो वहाँ पे दादाजी भी काम कर रहे हैं, बेटा जी भी काम कर रहे हैं और पोताजी भी काम कर रहे हैं, तो ये हायरार्की देखने को मिलती है, राइट। तो ये था डिस्गाइज। नेक्स्ट इज द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो बेरोजगारी है जो सीजन के हिसाब से होती है। जैसे एग्रीकल्चर, हमने पढ़ा था कि 44% एम्प्लॉयड है कहाँ पे, एग्रीकल्चर के अंदर, तो बाकी का जो 64 कहीं पे भी हो। और उसमें भी हमने देखा कि रूरल इकोनॉमी में 75% लोग एम्प्लॉयड है या इंगेज्ड है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 3/4 ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इज इंगेज इन द रूरल इकोनॉमी। और हमको पता है सबसे बड़ी बात कि गाँवों में, है ना, देवताओं के सोने से लेके देवताओं के उठने तक, देवताओं के मतलब बेसिकली क्या बेटा एकादशी होती है ना, और वापस ही एकादशी होती है। इसके पहले बीच के जो 6 महीने होते हैं उनमें ज़्यादा सेलिब्रेशंस नहीं होते, ओके। तो जो गांव रूरल इकोनॉमी वो 6 महीने के लिए थोड़ी सी डल रहती है और बाकी के 6 महीने में ताव रहता है ना, ताव का मतलब होता है चढ़ाव रहता है, ओके, मार्केट हाइप पे होता है। तो ये जो 6 महीने हैं इसको ऑफ सीजन कहते हैं। उसका रीजन है कि बेटा शादियां होगी नहीं तो जीमण नहीं होंगे, जीमण नहीं होंगे तो हलवाई वगैरह के काम नहीं होंगे, ये जो टेंट वाले हैं उनके काम नहीं होंगे, जो भी रेंटल पे जितनी भी चीजें आती है, और जो क्लोथ सेलर्स हैं उनका भी काम। तो बेसिकली मार्केट में कंजम्पशन बहुत कम होगा, ओके। तो कंजम्पशन की वजह से डिमांड नहीं होगी और डिमांड की वजह से सप्लाई नहीं होगी और सप्लाई की वजह से प्रोडक्शन नहीं होगा। मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो अब प्रोडक्शन नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमिक में जो साइकिल है किसका, फंड्स का, वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ओके ना। उसकी वजह से जब बेटा फंड्स ऑलरेडी कम है तो इनकम नहीं है, इनकम नहीं है तो सेविंग नहीं होगी, सेविंग नहीं होगी वापस एक्सपेंडिचर नहीं होगा, तो ओवरऑल ये डिमांड को इफेक्ट करेगा। मूविंग अहेड, ये था बेटा हमारा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो सीजनल समझ में आया। या सीजनल को दूसरी तरीके से समझ लो कि गर्मियों में आपने देखा होगा बहुत सी गन्ने की रेडियां होती है, लारियां होती है, या अपग्रेडेड लैंग्वेज में हमारी लैंग्वेज में कहें तो वेंडर्स होते हैं, है ना। तो शुगर कैन जूस सेलर्स और नींबू पानी सोडा सिकंजी बेचने वाले, तो सॉफ्ट ड्रिंक्स बेचने वाले काफ़ी मार्केट में आ जाते हैं। बेवरेजेस, नॉन एडिक्टिव बेवरेजेस बेचने वाले मार्केट में आ जाते हैं। वहीं पे आप देखोगे आइसक्रीम वाले भी आते हैं। और जैसे ही जुलाई या हम लोग कैसे कहते हैं कि मानसून का अराइवल होता है, बारिश आने का टाइम होता है, उसके बाद से ही ये लोग गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कौन सा सीजन है बेटा, ये बिजनेस का टाइम नहीं है। तो दे गो टू देयर विलेजेस एंड दे एंजॉय देयर। तो ये जो समर सीजन था वो सीजनल बिजनेस हो गया, राइट। इसी तरह से जो दिवाली पे आप देखते हो कि बहुत सारी मिठाइयों की दुकान लग जाती है, तो ये सब मार्केट में कहाँ से आता है? दिस इज द सीजनल बिजनेसेस। तो ये जब सीजन होता है तब बिजनेस होता है, जब सीजन चला जाता है तब बिजनेस नहीं होता। दिस इज द सीजनल एम्प्लॉयमेंट। समझ में आएगा। तो अब बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। अनएम्प्लॉयमेंट दो तरह डिस्कस कर ली, तो अब कारण क्या क्या है। लेट्स फोकस ऑन द कॉजेज।
व्हाट आर दीज कॉजेज? तो बेटा सबसे बड़ा कॉज है सरकार को, कहना है सरकार ही हमारी ऐसी है। तो एक तो सरकार का बेटा ह्यूमन पावर प्लानिंग जो है वो इम्प्रॉपर है, ओके। डेफिशिएंट प्लानिंग कह सकते हो, डेफिशिएंट ह्यूमन प्लानिंग कह सकते हो, तो इम्प्रॉपर ह्यूमन प्लानिंग कह सकते हो। क्यों? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो प्रॉपर प्लान नहीं करते, वो ये डिसाइड नहीं करते कि हमको अगले 10 साल में कितने टीचर चाहिए, कितने इंजीनियर चाहिए, कितने डॉक्टर्स चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग लोगों को मोटिवेट करें, पॉलिसीज बनाए ताकि ह्यूमन रिसोर्स की प्रॉपर प्लानिंग हो, या जो जितने पढ़े लिखे हैं उनके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करें, रिक्वायरमेंट या एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें ताकि उससे क्या हो, बैलेंस हो सके। तो मगर गवर्नमेंट भी इसमें क्या करे, हम लोग भी तो कम नहीं है। इंडिया की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट आज़ादी के टाइम पे 40-45 करोड़ थी, राइट, 37 करोड़ प्रिसाइजली, बट अभी देखो 137 करोड़ हो गई। तो 70 सालों में हमने 100 करोड़ की आबादी पहुंचा दी है। तो थोड़ा थिंक तो दूसरा कॉज है बेटा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ओके। पॉपुलेशन ब्लास्ट भी कह सकते हो, बट ठीक है, एक्सप्लोजन लेकिन ब्लास्ट तो इज लाइक यू नो, ठीक है। तो 100 करोड़ की हमने जो आबादी, तो बेटा ऑब्वियसली कि अगर आबादी बढ़ेगी ना तो रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे, और हमारे पास ऑलरेडी रिसोर्सेज कम है। क्यों? दुनिया भर की आबादी का ऑलमोस्ट 18% हमारे पास है, मतलब 700 करोड़ की आबादी में 150 करोड़ हमारे हैं ऑलमोस्ट, है ना। और उसमें भी हमारे पास दुनिया की लैंड का मात्र 2.5% लैंड है, 2.5%, तो इनअप्रोप्रिएट रिसोर्सेज है। दुनिया की लाइव स्टॉक यानी कैटल की बात करें तो 100 में से 20 यानी 20% हमारे पास है, और वही रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन जब बढ़ती है तो उनको खाने को मांगता है, राइट, उनको पीने को मांगता है, पानी की बात हो रही है, खाने की बात हो रही है, प्रॉपर मेडिकेशन चाहिए, है ना, हेल्थ फैसिलिटीज और अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड कहाँ से प्रोवाइड करेंगे, हाउसिंग भी तो देना पड़ेगा, तो जगह एक्वायर होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, तो सब जगह मतलब कुल मिला के अगर आदमी लोग बढ़ेंगे तो उनको उनकी नीड को फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, और उन रिसोर्सेज को फुलफिल करने के लिए फिर ऑब्वियस है रिसोर्सेज का एक्सप्लोटेशन होगा, और वही हो रहा है अभी। तो दूसरा कारण क्या बेटा, पहला तो सरकार जो है वो ढंग से प्लानिंग नहीं कर रही, ओके, इम्प्रॉपर ह्यूमन प्लानिंग हो गई, देन डेफिशिएंट ह्यूमन प्लानिंग हो गई, देन सेकंड कम्स कि हमारा जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो कुछ ज़्यादा ही ये हो गया। थर्ड तो स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ को हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ ही बहुत स्लो हो रही है, जहाँ पे 10 से 12% की ग्रोथ चाहिए वहाँ पे हम लोग 5-7% पे टिकुट खेल रहे हैं, राइट। रन रेट हमारी बहुत ही कम है, तो उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। वो बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है, जब चौके छक्के पड़ेंगे, मतलब इकोनॉमी जब फास्ट ग्रो होगी तो ऑब्वियसली सबको मिलेगा। और बेटा इसमें चौथा कारण एक ये भी आता है कि भले इकोनॉमिक ग्रोथ जितनी भी है, जॉब लेस ग्रोथ है। कौन सी ग्रोथ है बेटा? जॉबलेस। उसका रीजन क्या है कि टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज इन्वेस्टमेंट है, ओके। टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज का मतलब हो गया कि जो कंपनीज वर्क कर रही है या जो हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं या जितनी भी ग्रोथ है वो क्या है? जॉबलेस ग्रोथ है। तो उसकी वजह से ऑब्वियसली जिस प्रपोर्शन में इनकम आ रही है उसी प्रपोर्शन में एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है, तो गैप देख रहे हो, तो फिर ताता थैया हो रहा है। मूविंग अहेड, तो बेटा ये फर्स्ट हमने कहा कि बेटा आपकी जो इम्प्रॉपर ह्यूमन प्लानिंग है या डेफिशिएंट ह्यूमन प्लानिंग है, देन कम्स की पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, देन कम्स आपका कि गवर्नमेंट जो है जो इम्प्रॉपर प्लानिंग के बाद आपका था कि गवर्नमेंट जो है प्रॉपर पॉलिसीज, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बहुत स्लो है। फिर गवर्नमेंट को हमने मतलब और भी बुरा भला जो कहना था कह दिया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बाद। देन कम्स की टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज्ड इन्वेस्टमेंट है, मतलब हम जहाँ लेबर इंटेंसिव होना चाहिए था हम लोग टेक्नोलॉजी, हम कैपिटल इंटेंसिव हैं पैसा बचाने के लिए। नेक्स्ट कम्स की बेटा आपका जो एजुकेशन सिस्टम है वो थोड़ा डिफेक्टिव है, राइट, कि जहाँ पे ट्रेनिंग होनी चाहिए थी, है ना, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, ओके। और मतलब स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम्स नहीं है। आज भी लोग LLB कर लिया मगर पता नहीं कि लॉ क्या है, ओके। टीचर बन गया पता नहीं पढ़ाना कैसे है, तो लॉट्स ऑफ फ्लॉज आर देयर, है ना। हम लोग डिग्रीज तो बांट रहे हैं बट स्किल सेट नहीं है, तो इस वजह से भी या हम लोग कह सकते हैं कि स्किल या इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग नहीं है, तो इसकी वजह से भी क्या है, फ्लॉज हैं या फिर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा। नेक्स्ट कम्स की बेटा इंडस्ट्रियलाइजेशन ही क्या है, बहुत कम हो रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड है उतनी है नहीं, और कहीं ना कहीं ये फेलियर भी है हमारा कि आज भी 44% जो है इंगेज है एग्रीकल्चर में। तो इसका बड़ा सबसे बड़ा खामियां मतलब लूप होल क्या है, ये लूप होल ये है कि आज भी ये फेलियर है इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर का कि हम आज भी अकोमोडेट नहीं कर पाए, इसलिए तो लोग कहाँ इंगेज हैं, एग्रीकल्चर में। और नेक्स्ट कम्स की बेटा जो एग्रीकल्चर के लिए हमको ट्रेनिंग प्रॉपर या जो अवेयरनेस होनी चाहिए थी, जो
हम लोग कह सकते हैं रिसोर्सेज की, या जो प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ फार्मर्स या फिर ट्रेनिंग ऑफ एग्रीकल्चर या फार्मर्स इज नॉट देयर। ओके, तो लैक ऑफ ट्रेनिंग टू द प्राइमरी सेक्टर और टू द फार्मर्स इज ऑल्सो अनदर रीजन कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह ही नहीं दी गई, तो वो हाउ दे विल वर्क। एंड द लास्ट वन इज कि बेटा अब चलो ठीक है एग्रीकल्चर रिस्की बिजनेस में उनको ट्रेनिंग नहीं देगी, बट आपने इरिगेशन भी तो प्रोवाइड नहीं किया, क्योंकि इंडिया का जो मेजोरिटी ऑफ एग्रीकल्चर या फिर जो डिपेंडेंसी ऑन द एग्रीकल्चर है वो है ही किस पे। देखो एग्रीकल्चर रिस्क की बिजनेस है और वो भी किस पे डिपेंड करता है, मॉनसून पे। तो ऑब्वियस है जब पानी ही नहीं होगा तो एग्रीकल्चर नहीं होगा, और एग्रीकल्चर नहीं होगा तो प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, इनडायरेक्टली इनकम शॉर्ट करेगा। तो ऑब्वियस है तो इरिगेशन एडवांस होना चाहिए, जो आज़ादी के 70-75 साल बाद भी बाड़मेर इज द लाइव एग्जाम्पल, जैसलमेर तो फिर भी सूखा है, बट आज भी बहुत से ड्रॉट प्रॉन एरियाज है। ओके, महाराष्ट्र में सूखा देखने को मिल रहा है, तो बहुत से एरियाज हैं जहाँ पे एक तो आपका वो हो गया कौन सा, असम, अरुणाचल प्रदेश और ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया हो गया, जहाँ पे एनुअली 4000 लोग मर जाते हैं बाढ़ की वजह से। और यहाँ पे राजस्थान जैसे वेस्टर्न राजस्थान की बात करूँ तो साल में 40 लोग सिर्फ और सिर्फ प्यास की वजह से, पानी ना मिल पानी की वजह से मर जाते हैं। सो काफ़ी इम्पैरिटीज या हम लोग कह सकते हैं कि इम्बैलेंस है हमारी इकोनॉमी में, जिसको बैलेंस करने की जरूरत है। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को भी बहुत कुछ करना चाहिए, गवर्नमेंट बहुत कुछ कर भी रही है। नेक्स्ट थिंग कम, व्हाट इज दैट, कि हमने प्रॉब्लम की तो बात कर ली कि इतने इतने दिक्कतें हैं फलाना डैम का, व्हाट सॉल्यूशंस आर देयर। अच्छा बेटा, जब हमने सीजनल या डिस्कस की बात करी ना, तो डिस्कस में एक रीजन ये भी आएगा कि जॉइंट हिंदू फैमिली। ओके, जॉइंट हिंदू फैमिली इज ऑल्सो द मेजर कॉज ऑफ डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। रीजन क्या है बेटा कि जॉइंट हिंदू फैमिलीज क्या है, सपोर्ट नहीं करती लोगों को बाहर जाने को, है ना, नहीं तुम घर में ही रहो। अभी तो ठीक है आप लोग मरीन या फिर हम लोग शिप में बैठ के यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, पहले हम लोग नहीं, कुछ मेथड पता नहीं क्या सोच के कि अगर आप सी बॉर्डर या आप वेसल्स पे जा रहे हो, शिप पे जा रहे हो, तो आप इम्प्योर हो गए हो, राइट, आपकी रेस जो है वो पूरी करप्ट हो चुकी है, समथिंग लाइक। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। अब तो ठीक है, आपको नहीं कहता कि अगर आप इधर उधर जाके भी आए हो तो आपको कोई नहीं कहता कि आप करप्ट हो चुके हो, बट पहले ऐसा कहते थे। नेक्स्ट बेटा कि अब इस पे सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूशन क्या है। तो ऑब्वियसली जैसे हमने कहा कि इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है तो उसको इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है तो करना चाहिए, राइट, इरिगेशन की फैसिलिटीज नहीं तो इरिगेशन की फैसिलिटीज दो, राइट। अच्छा, जहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में लैक ऑफ ट्रेनिंग है, एजुकेशन है, तो अवेयरनेस बढ़ाओ, ट्रेनिंग दो, इरिगेशन बढ़ाओ। और जहाँ पे ऑब्वियस है कि आपका जो इम्प्रॉपर या डेफिशिएंट ह्यूमन प्लानिंग है तो उसको भी क्या करो, एडवांस करो, डेफिशिएंट ह्यूमन प्लानिंग को प्रॉपर ह्यूमन प्लानिंग करो, पॉलिसी उसी के अकॉर्डिंग फ्रेम करो। एंड नेक्स्ट कम्स की जब आपकी एग्रीकल्चर जो है सीजनल बिजनेस और डिसगाइज है, तो जॉइंट हिंदू फैमिली, तो ऐसे कुछ ना कुछ अब ऑब्वियस है कि सबसे बड़ा कॉज की जो यहीं पे लोग रह रहे हैं, अच्छी बात है जॉइंट हिंदू फैमिली में रहो, बट कहीं ना कहीं आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाओ। तो स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज का जो डीके हो चुका है, यानी पूरी पूरी डिसमेंटल हो चुकी है एंड अंग्रेजों ने अपने टाइम में खराब कर दी थी, तो उसको वापस से कहीं ना कहीं स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज या कॉटेज इंडस्ट्री, यानी छोटे छोटे हर घर में इंडस्ट्री होनी चाहिए, कारखाना होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि वैल्यू एडिशन होगा, राइट। हम लोग रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं करें, हम उसी रॉ मटेरियल कुछ यहाँ पे वैल्यू, ज़्यादा वैल्यू वाला गुड्स बनाएंगे, उसको बेचेंगे तो पैसा ज़्यादा आएगा। ओके, तो स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज को क्या मिलना चाहिए, प्रायोरिटीज मिलनी चाहिए। नेक्स्ट कम्स की एजुकेशन में अगर लूप होल है तो ऑब्वियस है आप स्किल ओरिएंटेड या इंडस्ट्री ओरिएंटेड एजुकेशन प्रोग्राम्स बनाओ। ओके, उसमें अगर लैक ऑफ ट्रेनिंग है तो लैक ऑफ ट्रेनिंग को इंट्रोड्यूस करो। गवर्नमेंट जहाँ पे ऐसी पॉलिसीज गवर्नमेंट तो वर्क करेगी, राइट, गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनानी ही पड़ेगी, मगर एज अ इंडिविजुअल व्हाट वी कैन डू इज कि हम लोग ऑल्सो थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज कर सकते हैं, राइट। और गवर्नमेंट भी अपने स्किल पे बहुत बड़ा एफर्ट मार रही है, और भी लाइक देर आर सर्टेन वी कैन सी कि कुछ सॉल्यूशंस अपनी तरफ से भी सजेस्ट करो कि हाउ वी कैन क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। तो जहाँ पे हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ज़्यादा जाएंगे, स्किल ओरिएंटेशन की तरफ ज़्यादा जाएंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ अगर थोड़ा सा ज़्यादा जाएंगे तो कहीं ना कहीं इट विल इंकरेज द एम्प्लॉयमेंट। ओके, और मेजॉरिटी तो ये है कि अनटिल अनलेस हम लोग एग्रीकल्चर जहाँ पे लार्ज चंक ऑफ द पॉपुलेशन आज भी रिलाई कर रही है, तो उसमें रिवोल्यूशन की और सेकंड हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। ओके, और लास्टली कि आपको इन्हीं एरियाज पे क्या करना पड़ेगा, एम्फेसाइज करना पड़ेगा। व्हाट दीज आर, जो बता दिए वही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आओ, एग्रीकल्चर में रिवोल्यूशन या फिर इन्फ्यूजमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए,
ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, गवर्नमेंट भी ऐसी पॉलिसीज़ बनाएगी और स्मॉल और कॉटन इंडस्ट्रीज़ आए और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग हो, एजुकेशन स्ट्रक्चर चेंज किया जाए, यूनिवर्सिटी और सिर्फ डिग्री ओरिएंटेड एजुकेशन नहीं हो, स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन हो, राइट। और लास्टली कि बेटा जो फैमिलीज़ या फिर हम लोग जितना भी इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हैं वो थोड़ा सा बड़े स्केल पे हो, राइट। और जो जीडीपी की ग्रोथ है अगर बड़े स्केल पे जाएगी तो ऑब्वियस है कि कहीं ना कहीं अगर ओवरऑल इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है, अच्छा जो टेक्निक ओरिएंटेड हमारा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसको लेबर इंटेंसिव मैकेनिज्म की तरफ जा सकते हैं कि हम लोग कैपिटल इंटेंसिव नहीं होकर या टेक्निक ओरिएंटेड नहीं होकर हम लोग लेबर ओरिएंटेड हो जाए, तो उससे क्या होगा कि ऑब्वियसली लेबर को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और उससे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक बैलेंस क्रिएट हो सकता है। दिस इज दैट गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है उसके लिए अलग से पॉलिसी के लिए एक शॉर्ट क्लिप बनाऊंगा। दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत, कीप शाइनिंग एंड स्माइलिंग, डोंट फॉरगेट टू एंजॉय दिस पर्टिकुलर चैप्टर, मेक नोट्स एज नीडेड और अगर आपके पास हो तो साथ ही साथ टेली करते रहें। दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।